हाँ अभी इसमें ठीक है दो श्रुति अंकल का फोन ले ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ 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 ಡೆಕ್ಕನೇಶ್ವರ್ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಕ್ಕನೇಶ್ವರ್ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ आप अंदर आइए परिवार ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿದವ್ರು ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು मैं तारावा मैना साहब से विनती करता हूं कि अध्यक्षता भाषण करें। सभी मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए आज हमारे एक ऐसे महापुरुष जिसके बारे में तो शायद मुझे भी पहली बार सुनने को मिला है, वी श्याम सुंदर जी के जन्मोत्सव पर उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ, मैं किस किस का नाम लूं, बोरकर साहब हैं, जुल्फिकार साहब हैं, मणिराम जी हैं, नरसिंह दास जी हैं, इधर अपना प्रकाश जी हैं, मूल भारती और भी साथी जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं। आप सभी के उपस्थित होने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे यहां अध्यक्षता करने का अवसर दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और समाज के लिए यही काम करने के लिए निकला हुआ हूं। इसमें कोई मैं तारीफ करने वाली बात भी नहीं है कि मैं निकला हूं तो मेरा फर्ज अदा करने के लिए निकला हूं। मैं किसी पे एहसान करने के लिए नहीं आया हूं और जो काम कर रहा हूं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं। हमारे इतने तमाम महापुरुषों ने जो काम किए हैं तो हम भी थोड़ा सा उनके काम को आगे बढ़ा दें, यही सोच करके शायद हम काम कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज एक महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे हैं, मैं कल आ गया था हैदराबाद और उसके बाद में मेरी मुलाकात वरुण कुमार जी से हुई और वही मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे, तो उसके बाद में उनके साथ रहने का अवसर मिला। तो मुझे आज जिस महापुरुष का जन्मदिन हम मना रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने का अवसर मिला, नहीं तो मैं नहीं जानता था बिल्कुल ही। उसके बाद में रात को कुछ चर्चा और हुई, सुबह कुछ चर्चा और हुई और अब तो मंच पर से मुझे बहुत कुछ जानकारी श्याम सुंदर जी के बारे में प्राप्त हुई। लेकिन इस जानकारी को मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता क्योंकि समय नहीं है और इसको विस्तृत करके समय भी गंवाना नहीं चाहता। इसलिए मैं सिर्फ हमारे इस महापुरुष श्याम सुंदर जी के बारे में दो बातें यहां कहूंगा। पहली बात तो ये कि जैसे उनको कहा गया शेर दक्खन, तो अच्छी बात है, चलो ये भी एक मुहावरा होता है, शेर दक्खन का भी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक पर्सनल व्यक्ति हूं जो इसमें विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि शेर चाहे शेर हो लेकिन होता जानवर ही है। हम आज से, क्योंकि राष्ट्रीय मंच बन चुका है, आज ये कोई दक्षिण भारत का नहीं है, आज पूरा राष्ट्रीय मंच बन चुका है, इसलिए मैं श्याम सुंदर जी के बारे में दक्खन का अंबेडकर कहना चाहूंगा कि वो दक्खन के अंबेडकर थे। इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि भाई बाबा साहब का कहीं में नहीं, लेकिन हर एरिया में कोई ना कोई बाबा साहब का अनुयायी पैदा हुआ है। उन्हीं में ये भी एक अनुयायी थे और उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर जिस प्रकार का मूवमेंट चलाया, जिसके बारे में आज यह सब्जेक्ट भी रखा हुआ है, बहुत गंभीर सब्जेक्ट है कि क्या उनका मूवमेंट दलित का था या मूल भारतीय का था। तो पहले तो मैं ये बताने से पहले घोषणा कर दूं कि आज से श्याम सुंदर जी राष्ट्रीय महापुरुष बन चुके हैं। ये हम ऐलान करना चाहते हैं हमारे वरिष्ठ और हमारे
हमारे दर्शक बोरकर साहब की उपस्थिति में और आपसे आज्ञा लेकर के कि आज से ये हमारे राष्ट्रीय महापुरुष बन चुके हैं और जितने भी महापुरुषों का बामसेब राष्ट्रीय मूल निवासी संघ तमाम हमारे जो संगठनों में बैनर और उसके पोस्टर पैम्पलेट के ऊपर फोटो आता है, उस वहां पर आप उनका फोटो भी उस श्रृंखला में ऐड हो जाएगा। ये भी मैं आज यहां से घोषणा करता हूं, क्योंकि हम लोग ऐसे महापुरुषों की तलाश ही कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को ढूंढना ही चाह रहे हैं। तो ये आज हम लोग पूरी तरह से यहां इस मंच से ये ऐलान करते हैं कि आज से हमारे महापुरुष बी श्याम सुंदर जी राष्ट्रीय महापुरुष बन चुके हैं, उन्हें राष्ट्रीय महापुरुष का दर्जा मिल चुका है। ये कोई साधारण मंच नहीं है। मैं बताना चाहूंगा विषय पर थोड़ी सी बात आपको कि अगर उनका मूवमेंट, देखो एक पॉलिसी होती है, शब्दों का निर्माण हमारा दुश्मन करता है, हम नहीं करते। शब्दों का निर्माण बाबा साहब अंबेडकर और उसके बाद कांसीराम जी के साथ में खत्म हो गया। ज्योतिबा फूले ने बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया, बाबा साहब अंबेडकर ने तो पूरा का पूरा डिक्शनरी ही लिख डाला। माननीय कांसीराम साहब ने भी बहुजन जैसा शब्द दिया, यह भी एक शब्द निर्माण का काम था। लेकिन उसके बाद में लगता है कि शब्द निर्माण का काम जो है बंद हो गया और हम लोगों ने भी दुश्मनों के दिए हुए शब्दों को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हमारे किसी भी महापुरुष, चाहे श्याम सुंदर जी से लेकर कांसीराम साहब से लेकर के जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे पेरिया रामास्वामी हो, चाहे और भी नाम गिनने में बहुत समय लग जाएगा, उन महापुरुषों ने कहीं पर भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहीं भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन दलित शब्द इस्तेमाल नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर ने जो शब्द इस्तेमाल किए, कांसीराम साहब ने जो बहुजन समाज कहा, उससे भी बड़ी जानकारी मुझे आज यहां मिली और मुझे खुशी हुई, मेरा सीना चौड़ा हो गया श्याम सुंदर जी के बारे में सुनकर के, जान करके कि उन्होंने उस समय मूल भारतीय शब्द कहा। जो व्यक्ति मूल भारतीय शब्द कह सकता है, उसका शब्द का निर्माण कर सकता है, वो कभी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए शब्द को मैं बहुत शॉर्ट में ही कंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि मुझे और बात में कुछ कहनी है। तो ये शब्द ही अपने आप में कहता है कि उनका आंदोलन दलित आंदोलन नहीं था, किसी भी सूरत में दलित आंदोलन नहीं था। उनका आंदोलन था मूल भारतीय आंदोलन, जिसके लिए मैं आपको थोड़ा विस्तृत करके बताता हूं। हिंदी भाषा में और हिंदी के जो जनक है, उनके दिमाग में षड्यंत्र के सिवाय सर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ षड्यंत्र होता। वो षड्यंत्रों के रूप में ही शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे एक हिंदी भाषा है भारत के अंदर, मैं तो हमारे राजस्थान में तो किसी आदमी की जब बेइज्जती हो जाती है ना, कहीं जलील हो जाता है, आदमी को थोड़ा अपमान हो जाता है, तो पास खड़ा कोई कहता है बेचारे की हिंदी हो गई। शायद बहुत जगह कहते होंगे, उधर तो कहते हैं, उत्तर भारत में कहते हैं बेचारे की हिंदी हो गई। इसका मतलब है कि उसकी जलालत हो गई, उसकी बेइज्जती हो गई। तो हिंदी भाषा के बारे में तो मैं ये कहता हूं, जबकि दक्षिण भारत तो हिंदी भाषा का विरोधी है, लेकिन अब उसके थोड़ा थोड़ा आवश्यकता पड़ गई है तो ये भी पड़ रहा है। तो हिंदी भाषा जो है ये सभी भाषाओं की बेइज्जती है, क्योंकि हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का अपना कोई शब्द नहीं है, तमाम भाषाओं के शब्दों का मिश्रण करके हिंदी भाषा बनाई गई है। उसके बावजूद भी इन बदमाशों को क्या बोलते हैं, उसको संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा का निर्माण करने के साथ साथ हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया। पर्यायवाची शब्द जो दुनिया की किसी भी भाषा में पर्यायवाची शब्द नहीं। जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा विद्वान हो गया, मैंने जहां तक जाना है वहां किसी भी भाषा में पर्यायवाची शब्द नहीं है। और इंटरनेशनल भाषा जिसको इंग्लिश कहा जा रहा है, उसमें कहीं पर भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे इंग्लिश भाषा में किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी जगह जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, इंग्लिश में पानी को वाटर ही कहेंगे तो वाटर ही कहेंगे। लेकिन यहां तो भारत है, यहां तो तोय कह देंगे, जल कह देंगे, नीरज कह देंगे। पानी तो खैर है ही है, पाली भाषा का शब्द है, वो तो है ही है। उसके अलावा तो ये जो पर्यायवाची शब्द है, ये हमें उलझाने वाले शब्द है, ये हमारे लोगों को मिसगाइड करने वाले शब्द है। अब यहां कैसे मिसगाइड किया, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया। हमें मिसगाइड किया गया, हम भारत के मूल भारतीय हैं, ये शब्द मान्यवर बी श्याम सुंदर जी का है। उसके बाद में एक शब्द आया
हमारे महापुरुषों के माध्यम से शब्द आया मूल निवासी कॉन्सेप्ट, जिसको बानसेफ, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और मूल निवासी संघ तमाम लेकर के इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आज पूरे जन जन में ये मूल निवासी शब्द एक तरह से बन गया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक शब्द और जो बनाया, वो बनाया आदिवासी। जबकि आदिवासी शब्द का मतलब भी होता है मूल निवासी, मूल रूप से रहने वाला, आदि अनादिकाल से रहने वाला, प्रारंभ से रहने वाला, और मूल निवासी शब्द है ये भी प्रारंभ से रहने वाला, यानी भारत का मूल। अब आप जाकर के देखिए, मूल भारतीय, मूल निवासी और आदिवासी, ये तीन शब्द है, और तीनों का अंग्रेजी में एक ही शब्द बनता है, और वो बनता है इंडिजीनियस पीपल। इसके अलावा कोई शब्द नहीं, तीनों के लिए एक ही शब्द है, इंडिजीनियस पीपल। अब भारत के जो मूलवंशी हैं, मूल निवासी हैं, मूल भारतीय हैं, आदिवासी हैं, वे तमाम लोग। लेकिन सेग्रीगेट करने का, अगर आदिवासी को कह दोगे तो ट्राइब सेग्रीगेट हो जाएगा, मूल निवासी की बात करोगे तो शेड्यूल कास्ट और ये बहुजन के नाम से जो चलने वाला मूवमेंट वो सेग्रीगेट हो जाएगा, ओबीसी मूल निवासी के नाम से नहीं आएगा। ये षड्यंत्र है, इसलिए इस षड्यंत्र को हमें आज के सब्जेक्ट के माध्यम से समझना जरूरी है कि उस समय हमारे पुरखे में, महापुरुष ने उस समय का मूल भारतीय, तो मूल भारतीय का मतलब है कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हम मूल रूप से भारतीय हैं। यही तो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं, और यही कॉन्सेप्ट अगर हमारे देश के प्रत्येक मूल भारतीय, मूल निवासी, आदिवासी ने समझ लिया तो दिक्कत आने वाली भी नहीं है। दुश्मन अपने आप एक्सपोज हो जाएगा, वो अपने आप सेग्रीगेट हो जाएगा। यही तो हम करना चाहते हैं। लेकिन हमारा दुश्मन कितना चालाक है, कितना धूर्त है कि वो नए नए शब्द डालता रहता है। अब साहब, हमारे मूल भारतीय समाज जो 85 से 90% समाज है हमारा, उसको उसने बांट के रख दिया। आदिवासी कहते ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग आएंगे, एसटी। दलित कह दो तो दलित के नाम पे सिर्फ एससी हो गया अलग। तो जहां दलित शब्द आएगा, हमारा ओबीसी भाई क्या सोचता है, मुस्लिम भाई क्या सोचता है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। जबकि दलहन, मान लो ये भी कहा जाए कि दलहन का मतलब शोषण, दलित का मतलब उसका शोषण करना, ये भी हो जाए तो कौन सा वर्ग इसका शोषण नहीं हो रहा? सबसे ज्यादा शोषण ओबीसी का हो रहा, सबसे ज्यादा शोषण मुस्लिम का हो रहा, तो इसका मतलब वो भी दलित हुए। लेकिन वो हमें बांटने के लिए, जिस तरीके से पहले उन्होंने जातियों में बांटा, उसके बाद हमें आजाद इस देश के अंदर कह दें, या संविधान लागू होने के बाद हमें संगठनों में बांटा, आज वो इस तरीके से हमें कैटेगरी बना करके बांट रहा है। इससे हमें अलर्ट होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। हमारे महापुरुष श्याम सुंदर जी का जो आंदोलन है, वो पूरी तरह से मूल भारतीय का आंदोलन था, कहीं पर भी दलित का आंदोलन नहीं था। दलित वर्ड ही हमारे मुंह से तो निकलना ये गुनाह है, अपराध मानते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कहना पड़ता है, वरना हम शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हैं कहीं पर भी। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान की बात अगर करें, भारतीय संविधान को हम मानते हैं और भारतीय संविधान का हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन हम भारतीय संविधान का पहले ही आर्टिकल में तौहीन कर देते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल फर्स्ट में लिखा इंडिया दैट इज भारत, और हम गर्व से मंचों पर आकर कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो इसका मतलब है कि हम लोग या तो संविधान के बारे में जानकार नहीं है, और अगर जानकार होकर कर रहे हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं। इस तरीके के शब्द वो बना करके पेश करता है, इसलिए आपको शब्दों के षड्यंत्र से सावधान रहना पड़ेगा। अभी जैसे आपने देखा, इस देश के अंदर उन्होंने जब उल्फा नाम दिया, और नॉर्थ ईस्ट के बाबा साहब अंबेडकर ने जब 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंदर स्पेशल जब उनको पावर दिए, विशेषाधिकार दिए, उनको स्वायत्त शासन के अधिकार दिए, तो वह स्वायत्त शासन लागू ना हो, इसके लिए भारत के इन बदमाश लोगों ने वहां मिलिट्री डाल करके उनको क्रश किया, दबाया, और उनको नाम दिया उल्फा उग्रवादी, उल्फा नाम दिया। उसके बाद सेकंड में जब सिखों को दबाना था तो उन्होंने उनका नाम दिया उग्रवादी। बाद में जब मुसलमानों को दबाना था तो उसके लिए उन्होंने नाम दिया आतंकवादी। जब उनको आदिवासियों को दबाना था, जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा नक्सलवादी। और जब भीमा कोरे गांव में हमारे अंबेडकरवादियों ने और बुद्धिजीवी लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया या उसका हुआ, तो वहां पर नाम दिया गया अर्बन नक्सलवादी। जब हमारा 2 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन हुआ भारत के अंदर, 2 अप्रैल 2018 को, तो उसको उनको उसमें भाग लेने वाले लोगों को उन्होंने नाम दिया उपद्रवी, उपद्रवी। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके अंदर सारे संगठन इकट्ठे हो गए, तो एक नया नाम आ गया, टुकड़े टुकड़े गैंग।
षड्यंत्र है भाई, शब्दों का षड्यंत्र है। इसलिए हमें शब्दों के षड्यंत्र को समझना होगा। शब्दों के षड्यंत्र को समझे बिना हम हमारे असली महापुरुषों की विचारधारा को नहीं समझ पाएंगे, उनके उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। और जब विचारधारा और उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे तो हम उनके रास्ते पर कभी चल नहीं पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मैं ये संदेश देने के लिए यहां पर आया हूं। अब रही बात कि हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, हरियाणा से हमारे साथ में मणिराम जी हैं, पूरे इंडिया को कवर करने वाले हमारे साथ में, पूरे हमारे आदर्श कहें कुछ भी कहें, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। बोरकर साहब यहां पर उपस्थित हैं, भले ही वो नाग कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते, लेकिन पूरा भारत बिलोंग करते ही। इस तरफ देखें तो हमारे साथ में पूरा भारत बैठा हुआ है। हम जिस तरीके से मैं संपर्क में आया, पहले हम साथ में काम करने वाले लोग थे, लेकिन महादेव भाई ने मुझे मेरा नंबर ढूंढ करके मुझे कॉल किया और उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। और जब बात हुई आगे बढ़ने की, एक बार उन्होंने जूम मीटिंग पे मेरे साथ में थोड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में उन्होंने कहा साहब एक प्रोग्राम करना है, उसमें हम सभी को बुला रहे हैं, आपको भी आना। मैं बिल्कुल आएंगे, आप आदेश करो, हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन यहां आने के बाद में मुझे एक बहुत अच्छा ये लगा कि जिस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं बिखर रहे थे, थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं बिखर रहे थे, आपने, आपकी मेहरबानी कि आपने हमें एक मंच पे ले आए। अगर ये शुरुआत हुई है तो चाहे कोई हमारे समाज में बदमाश नहीं होगा, उसको भी झटका तो लगेगा ही लगेगा। जब इस मंच के ऊपर से हमारे ये पोस्ट जारी होंगे, ये वीडियो जारी होंगे, उसके बाद कोई अगर बदमाश नहीं है, उस बदमाश को भी बड़ा झटका लगने वाला। और निश्चित तौर पे वो नहीं तो उनके अनुयायी इस मूवमेंट में शामिल होंगे। मुझे खुशी इस बात की हुई है कि आपने बड़ी मेहनत करके पूरे देश के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। जहां तक मेरा नेटवर्क है, इतना ही, उससे 100 गुना बोरकर साहब का नेटवर्क है, उससे ज्यादा या कम कुछ भी नहीं, मणिराम जी का, या जो बैठे हुए लोग हैं यहां पर, सबका अपना अपना एक अपने आप में नेटवर्क है। और अगर ये नेटवर्क सारा एक जगह इकट्ठा होता है तो दुश्मन की कोई औकात नहीं कि हमें बांट सके, और किसी भी कीमत पर वो हमारे महापुरुषों के इस आंदोलन को रोक नहीं सकता, जो उन्होंने सपना देखा था, जो सोचा था। इसलिए ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जिस तरीके से, कई बार ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये एक नेचुरल चीज है कि सगे भाई भी लड़ जाते हैं। एक ही बात के 4 बेटे होते हैं, वो लड़ जाते हैं, आपस में लड़ते हैं और आपस में नहीं बात करते, एक दूसरे के घर नहीं जाते, ठीक है। लेकिन जब किसी पड़ोसी के या रिश्तेदार के घर में कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो 4 पहुंच जाते हैं, है ना। आप थोड़ा एक दूसरे से हट करके बैठते हैं, एक उधर बैठता है, उधर बैठता है, उधर बैठता है, जाते हैं ना। जब जाते हैं तो जरूर थोड़ा बहुत तो भाईचारा बढ़ता ही है कि यार ये भी आया, मैं भी आया। तो कुल मिलाकर के मुझे ये जो मंच है, ये इस अवसर पर और इस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर जिस तरीके का ये हमारा जो कार्यक्रम भाईचारा बनाने का, एक बिछड़ों को मिलाने का जो हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत जो है सैल्यूट करता हूं। आप सभी आयोजकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, इस तरीके से हम समझने की बात करें कि कोई भी काम जो होता है, कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं महान बन जाऊंगा इसलिए काम करूं। महान बनने के लिए कोई व्यक्ति अगर काम करने को निकलता है, वो न तो महान बन सकता है और न ही कोई महान कार्य कर सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य महान बनना। लेकिन जो व्यक्ति महान काम करने निकल गया, वो निश्चित तौर पे महान काम भी कर लेगा, और महान काम जब कर लेगा तो महान भी हो जाएगा। अधिकांश देखा होगा हमने कि हमारे महापुरुषों को जीते जी इज्जत नहीं मिली, लेकिन उनके जाने के बाद में ही उनको इज्जत मिली है। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरे जीवन महान बनने के लिए काम नहीं किया, उनके काम ने उनको महान बना दिया, उनके काम ने उनको महान बना दिया। तो हमारे अंदर भी एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम काम करें, लोग आपको अपने आप इज्जत देंगे, अपने आप सम्मान देंगे, बस आप निस्वार्थ भावना से काम करें। यहां आपका कुछ पाने का वो नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ हासिल कर लूं। और अगर हासिल करने की हम सोच भी रहे हैं और हासिल करने के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा हमारी मूर्खता होगी, नासमझी होगी। क्योंकि जो दुश्मन है वो तो सारा का सारा छीनने में लगा हुआ, छीन चुका है भाई, कहां बचा कहां है। अभी एक बच्ची ने बात कही थी यहां करके, मेरे भाई ने बात कही, कई लोगों ने, 2-4 लोगों ने बात कही कि हमें किसी भी सूरत में संविधान बचाना, किसी भी सूरत में संविधान बचाना है। 2010 में हमने मूवमेंट शुरू किया, भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो अभियान। आज ये अभियान जन जन का आंदोलन अभियान बन गया है।
और उधर उस दुश्मन ने जो संविधान को समाप्त करने का प्लानिंग बनाया वो कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। उसने नया संविधान भी लिख दिया, पूरी कार्रवाई हो गई। अभी जिस तरीके से वो बिल पास कर रहा है या कानून बना रहा है, कुछ भी कर रहा है पार्लियामेंट में, अध्यादेश जारी कर रहा है, वो सारा का सारा संविधान को बदलने का ही काम है, वो हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास में अवसर है। हमारे पास अवसर यूं है कि अभी भी हमारे पास साधन है, समय भी है, पैसा है, हुनर है, बुद्धि है, सब कुछ है। और अगर इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग इस भारतीय संविधान को मूल रूप से, हमारा नाम ये नहीं संविधान को बचाना मतलब कॉपी मेरे पास ही पड़ी बैग में, उसको बचा ला, सेव कर देना, मैं उसको कवर कर घर रख लेता हूं, बच जाएगी, ऐसा नहीं। जो उन्होंने अमेंडमेंट के नाम पर और संशोधन के नाम पर जो बदलाव किए हैं, उन बदलावों को निरस्त करते हुए मूल रूप से संविधान को लागू किया जाए। मैंने जब संविधान का अध्ययन शुरू किया और संशोधनों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे भारत के संविधान में जो भी संशोधन अभी 125-150 के आसपास हुए हैं, उनमें से एक भी संशोधन नहीं है। संशोधन का मतलब होता है उससे बेहतरीन, उसमें सुधार। अमेंडमेंट का मतलब होता है उसके अंदर कुछ अच्छा। जब उन्होंने जिस आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट किया है, उस आर्टिकल में कोई सुधार करने की बजाय उसको खत्म किया है, तो फिर वो अमेंडमेंट कैसे हो गया? फिर वो संशोधन कैसे हो गया? वो तो बदलाव है। उन्होंने भारतीय संविधान को बदला है। और यही काम जो हो रहा है आज की तारीख में, जो जिस तरीके से देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात की मुझे यहां और भी खुशी हुई है। वो ये खुशी हुई है कि मेरी जानकारी में सिर्फ इतना ही था कि बाबा साहब अंबेडकर और कुछ और महापुरुषों के नाम है। राजस्थान के अंदर एक राजा राम जी ओबीसी में संत हुए हैं, तो बाबा साहब के समकालीन थे। बाबा साहब के संविधान को लिखने की गतिविधियां जो भी थी उनकी सारी नॉलेज में थी। तो ये हमें संवैधानिक अधिकार मिले, उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो अधिकार हमें मिला था, वो सबसे बड़ा अधिकार क्या था? सबसे बड़ा अधिकार था हमारा लैंड का अधिकार, यानी कि कृषि भूमि का अधिकार। हम लोग कहें कि कृषि भूमि जो है हमारी एग्रीकल्चर लैंड, ये एग्रीकल्चर लैंड जो है ये अधिकार हमें मिला आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड 6 में ये अधिकार हमें मिला, जिसको निरसन कर दिया, वहां से हटा दिया। जैसे ही आंदोलन चल रहा था, यहां मुझे एक जानकारी और मिली, मैं ज्यादा भाषा नहीं समझ पाया था, लेकिन शायद वेलफेयर ऑफिसर यहां बैठे हुए कुछ बोल रहे थे, तो मैंने महादेव जी से पूछकर थोड़ा कंफर्म किया, तो सही निकला कि उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर, खास करके दक्षिण भारत में अगर उनका आंदोलन था, तो दक्षिण भारत में उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड का यहां के लोगों को मालिकाना अधिकार दिलाने का काम किया। मालिकाना अधिकार यानी लैंड लॉर्ड बनाया, भूधारक बनाया। और यही मूवमेंट जो पूरे देश में अलग अलग लोगों ने किया, तो बाबा साहब अंबेडकर को सहारा मिला और उन्होंने इसको पूरे देश के किसानों को लैंड लॉर्ड बना दिया। लेकिन इन बदमाशों ने सोचा कि अगर ये लैंड लॉर्ड बन गए तो हमारे पास बचेगा क्या? पहले वाले राजे महाराजे करते क्या थे? जमीन पर तो राज करते थे ना, ये जमीन मेरी, इतनी जमीन मेरी, अगर कोई घुस गया तो मारो, यही तो होता था। तो लैंड जब इनके हाथ से चली जाएगी और किसान के हाथ में आ जाएगी तो इनके हाथ में बचने वाला क्या है? इसलिए इनको ये बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि 1970 तक 20 साल तक भारत संविधान लागू होने के बाद में अंग्रेजों के ऑब्जर्वेशन में रहा था, क्योंकि जो नेहरू जी ने गांधी जी से कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जो है सारा अपनी मर्जी से लिख रहा है, अपने लोगों के लिए लिख रहा है, हमारा एकाधिकार खत्म कर रहा है, तो गांधी जी ने नेहरू से कहा था कि नेहरू चिंता मत कर, डॉक्टर अंबेडकर जो लिखता है लिखने दे, अरे लागू तो तेरे को करना है ना, कितना लागू करना कितना लागू नहीं करना ये तो तेरे हाथ में रहेगा। लेकिन वो बात लीकेज होकर अंग्रेजों के पास चली गई, तो अंग्रेजों को शक हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान ये लोग पूरी ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे, इसलिए 20 साल तक उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा। तो 70 तक ये कोई कुछ नहीं कर पाया ज्यादा बदमाशी। लेकिन 70 के बाद बताऊं आपको, इस देश के अंदर 46 अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड 6 में से पूरी तरह से निरसन करके लैंड लॉर्ड का अधिकार खत्म कर दिया, हमारा अधिकार खत्म कर दिया पूरी तरह से। अब आप लैंड लॉर्ड नहीं हो, उस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड लॉर्ड है, भूधारक वो है। जो किसान है वो खातेदार हो गया, किसान बन गया खातेदार, ठीक है, लैंड लॉर्ड नहीं रहा। अब खातेदार का मतलब क्या हुआ आपको समझाता हूं। जैसे बैंक है, बैंक में आपका खाता है, किसी का 500 रुपया जमा है और किसी का उसके अंदर 5 करोड़ जमा है। 5 करोड़ वाला भी उस बैंक का मालिक नहीं है,
और 500 वाला भी उसके बैंक का मालिक नहीं। 5 करोड़ वाला भी खातेदार है, 500 रुपए वाला भी खातेदार है। तो हम यहां भूमि के मालिक नहीं रहे, उसे खातेदार बन गए। उसके बाद में उन्होंने और बदमाशी की। और क्या की बदमाशी? उन्होंने खातेदार की जगह पर हमारे कॉलम में लिखा काश्तकार। काश्तकार लिखा, काश्तकार लिखा और हमें किसान बना दिया, वापस काश्तकार बना दिया। हम भूमि के मालिक या खातेदार भी नहीं रहे। चौथे स्टेप में उन्होंने क्या किया? चौथे स्टेप में उन्होंने किया काश्तकार से कब्जेदार, जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई। गुजरात का किसान जब अपनी जमाबंदी नकल या क्या बोलते हैं उसको, वहां का जब अपना रिकॉर्ड निकालता है तो उसमें लिखा है कब्जेदार, यानी अब तो कब्जेदार हो गए। अब कब्जेदार हो गए तो इन लोगों ने कहा कि भाई तुमने ये जमीन जो गवर्नमेंट ने इन किसानों से छीन कर ली थी, अब ये जमीन तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो, हम कॉर्पोरेटर्स को क्यों नहीं दे रहे हो, यही तो वादा हुआ था, इसी पे हम लोग आपके साथ आए थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब वो जमीन जो किसानों से मालिकाना अधिकार खत्म करके ले ली थी, उस जमीन को कॉर्पोरेटर को देने का प्लान किया। यही ये 3 बिल है और कुछ नहीं है, यही 3 बिल है। और वही 3 बिल जब पढ़े लिखे कुछ लोग, किसानों के ही बेटे आज IAS है, किसानों के बेटे आज वकील है, किसानों के बेटे प्रोफेसर है, उनकी जब भनक लगी तो उन्होंने सोचा रही तो हमारा सत्यानाश हो रहा है, इसलिए ये किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। तो आज हम ये बात कहना चाह रहे हैं, मैं ये संदेश भी यहां लेकर के आया हूं कि जो किसान आंदोलन आज देश में चल रहा है अपने भूमि के मालिकाना अधिकार का, और जो सरकार वहां पर कह रही है, क्या कह रही है सरकार? सरकार कह रही है कि आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप कहें। एक बात के पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी टांग तोड़ेंगे, फिर कहा हाथ तोड़ेंगे, फिर बोला कि आपकी आंखें फोड़ेंगे, और उसके बाद में है जो आपका गला काट देंगे। तो किसान चिल्लाया, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करो, ये तो अत्याचार है, ये तो अन्याय है। तो धीरे से बोला चलो ठीक है, टांग नहीं तोड़ते, टांग तोड़ना कैंसिल करते हैं। फिर चिल्लाए नहीं नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, हमारे हाथों का क्या होगा? तो बोला चलो ये हाथ भी नहीं तोड़ते, ये भी छोड़ दिया। बोला आंखें नहीं रहेंगी, तुम देखेंगे कैसे? चलो ठीक है, तुम्हारी आंखें भी नहीं तोड़ते, लेकिन गला तो काटेंगे भाई, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। ये हमने 3 बातें आपकी मान ली, यही तो चल रहा है वहां, यही तो चल रहा है। 9 मीटिंग हो चुकी है, 9 मीटिंग में क्या हो रहा है? बस गला तो काटेंगे, आपका हाथ नहीं तोड़ेंगे, पैर नहीं तोड़ेंगे, आंख नहीं फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गला तो काटेंगे। तो किसान कह रहा भाई हमारा गला मत काटो। तो वो क्या कह रहे हैं? चलो गला काटना तुम्हें मंजूर नहीं है तो संशोधन करते हैं इसमें भाई, संशोधन की गुंजाइश है। क्या संशोधन करते हैं? अरे गला काटते नहीं है, गला घोंट देते हैं, ये संशोधन कर रहे हैं। गला काटेंगे नहीं, गला दबा देंगे, ये संशोधन हो रहा है। तो मैं आपको आज मुझे बड़ा फक्र हुआ, मैं ये बात मैं कहूंगा, साउथ के लोग पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। साउथ के लोगों को यह भी संदेश मिला हुआ है कि वहां तो सिर्फ माओवादी लड़ रहे हैं, वहां तो पंजाब के नक्सलवादी खालिस्तानी लड़ रहे हैं। ये ऐसा संदेश यहां मैं फैलाया हुआ पूरे देश में, लोगों को पता नहीं है कि वहां पर असली किसान है। हम लोगों ने 22 तारीख को इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का ऐलान कर दिया था, समर्थन तो पहले दे चुके थे। हमने इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का 22 दिसंबर को ऐलान कर दिया। आज ये पूरे देश के अंदर, अभी मैं परसों वहां से आया हूं, उस दिन यहां से करीबन 2-2.5 हजार लोग आपके अमरावती से लेकर के और उधर का जो नासिक और नंदुरबार का एरिया है, वहां के 2 से 2.5 हजार लोग, महिलाएं और वहां पर पहुंचे। गुजरात के लोग वहां पहुंच रहे हैं, यानी पूरा देश के अंदर ये वार आ रहा है। तो आज मुझे ये बात ज्यादा कहने का जो मेरा हौसला बढ़ा ना, वो इसलिए बढ़ा कि ये जो लैंड लॉर्ड का अधिकार, भूमि का मालिकाना अधिकार जो हमें मिला था, उसमें श्याम सुंदर जी का बड़ा रोल था। ये मुझे यहीं पर सुना, अब सुनने के बाद में बात मुझे पता चली, और मेरे से ज्यादा यहां लोग जानते हैं। मैं तो अभी ABCD में आया हूं श्याम सुंदर जी के बारे में, तो ठीक है, लेकिन इतनी बात मुझे गर्व वाली बात महसूस हुई है कि उन्होंने यहां के किसानों को भूधारक बना दिया, लैंड लॉर्ड बना दिया। ये बात कम नहीं थी। तो आज अगर हम इस जन्मदिन के ऊपर उनके कारवा को आगे बढ़ाने के नाम पर अगर हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने या नहीं आए हैं, तो आप लोगों को एक वादा करना होगा कि हमें इस देश के अंदर जो चल रहा आंदोलन, किसान आंदोलन है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है। इसके अंदर हम लोग अपनी भागीदारी, अपना सहयोग, अपना साथ देकर के इस मूवमेंट को अगर सफल करते हैं तो शायद उनके जन्मदिन को मनाने का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसा मैं आप लोगों से विनती करता हूं, क्योंकि मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा, यहां हम लोग सारे बैठे हैं,
आपने मुझे भी बहुत बड़ा धुरंधर बना दिया, ताराराम मैना, ये पता नहीं क्या। अरे कुछ नहीं हूं, मैं भी एक आपके जैसा आदमी हूं, कुछ नहीं हूं। आप लोगों की ताकत है, आपका साथ है तो मेरा कुछ वजूद है। आप लोगों ने यहां बुलाया है तो आपके, अब मेरे आज के यहां से संदेश तो पूरे भारत में जाएगा, तो एक ताकत ये भी लोगों को लगेगा ताराराम के साथ साउथ के लोग भी हैं, है ना। बोरकर साहब भी अब उनके साथ में है, उनका भी आशीर्वाद उसको मिल गया है, ठीक है। मनीराम जी भी आशीर्वाद मिल गया है। यहाँ के साउथ के जो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, नरसिंह राज जैसे, इनका भी, तो क्या होगा, ताकत बनेगी। यही तो है, और क्या है, वरना आदमी तो एक ही होता है, आदमी तो दो होते नहीं, कभी भी एक ही होता है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि जो आंदोलन, 1 मिनट में बात खत्म हो जाता हूं, भूख लगी होगी आपको, 1 मिनट में सिर्फ, वो ये है कि जो आंदोलन आज इस देश में खड़ा हुआ है उसके कुछ खासियत है। एक खासियत तो यह है कि बोरकर साहब ने सर्विस में रहते हुए पूरी जिंदगी लगाई है। हम लोगों ने 12-13 साल की नौकरी को ठोकर मारकर, लात मार के, इस्तीफा देकर के फुल टाइमर बन करके इधर आए और आज तक फुल टाइमर बने हुए घूम रहे हैं। ऐसे आप जैसे पुराने कितने तमाम लोगों ने अपने बच्चों का निवाला छीन करके, है ना, अपने घर परिवार की खुशियां छीन करके इस मूवमेंट को सींचा है, इसको पनपाया है, आगे बढ़ाया है। और बात यह थी कि हमारे लिए नेगेटिव बात क्या थी कि हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी वो हमारे साथ नहीं आ रहा था। हम इतने प्रयास कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनका साथ नहीं मिल पा रहा था। वो दुश्मन के झांसे में फंसा हुआ था। वो हिंदू के नाम पर या किसी नाम पर जो है वास्तविक हमारा जो दुश्मन है उसके शिकंजे में झगड़ा हुआ था। हम इतना प्रयास कर रहे, 20-25 साल तो मुझे भी हो गए, 30-35 साल जो है बोरकर साहब को हो गए, इस तरीके से पता नहीं कितने लोग तो चले भी गए, लेकिन ओबीसी हमारे इस मूवमेंट में साथ में नहीं आया। आज सबसे बड़ी बात यह हुई कि हमारे दुश्मन ने जैसी चोट की, क्योंकि बहुत पहले मूवमेंट में सोशल मीडिया पे चलता था, अपनी बारी का इंतजार करो, अपनी बारी का इंतजार करो। तो बारी आई, हमारे भाई, बड़े भाई की बारी आई तो उसको भी चोट लगी। आज वो हमारा बड़ा भाई सड़कों पर खड़ा है, मूवमेंट के लिए तैयार है और साधन संपन्न है। जिस तरीके का मैं 6 बॉर्डर पे जाके आया हूं, सिंगू बॉर्डर पे, अपना ये टीकरी बॉर्डर पे, शाहजहांपुर बॉर्डर पे, पलवल बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ और उधर जो गाजीपुर, 6 बॉर्डर पे मैं जाके आया हूं। जिस तरीके की वहां व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरीके की वहां पर लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, और जो लंगर चल रहे हैं या दवाइयां चल रही है, लोग बूथ पॉलिश करके दे रहे हैं, मशीनें लगी हुई है, कपड़े धोके दे रहे हैं, कपड़े धोके दे रहे हैं। इससे बड़ा मूवमेंट देश में कभी खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा मूवमेंट चलाने के लिए, एक दिन चलाने के लिए भी राशन नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, मेरे को तो अगर टिकट नहीं भेजा होता ना, मैं तो नहीं आ सकता, मैं हाथ जोड़ के बात करता, मेरे पास किराया नहीं था। हाँ, मैं मूवमेंट में काम ईमानदारी से करता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई असेट्स नहीं है, आपने टिकट भेजा तो आ गया। लेकिन एक बात कहूं कि यहां मैं पूरे देश के अंदर कह सकता हूं, पूरे भारत के अंदर, इस किसानों के अलावा कोई भी इस मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट को 2 से 4 दिन नहीं चला पाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला, सब कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं कहां कहां से क्या क्या आ रहा, इसीलिए तो आरोप लगे हैं कि विदेशों से फंड आ रहा है, उससे आ रहा है, इससे आ रहा है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं कि किसानों के खेत से सब्जियां आ रही है, किसानों के घरों से दूध आ रहा है, किसानों के घरों से कंबल और कपड़े जो वो किसान खरीद करके ला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मूवमेंट जो खड़ा हुआ है, इस मूवमेंट को हमने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है और वो 50% तक सफल भी हो गया है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ करके जो है निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन को अगर आप साथ दें, इस आंदोलन को मजबूत बनाएं, तो हमें दूसरी कोई लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर ये आंदोलन विफल हो गया तो हम लोग कभी भी आंदोलन खड़ा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। मैं देख रहा हूं, हम लोगों ने, मैंने खुद ने करोड़ों रुपया इन हाथों से लोगों से वसूल किया है और संगठनों को दिया है, और इस नाम से दिया कि हम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करेंगे। महादेव जी सही कह रहा हूं मैं, हमने पैसा लिया आंदोलन निर्माण निधि के नाम से, हमने पैसा लोगों से जेब काट कर पैसा लिया कि हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं बना पाए, लेकिन हां, ये राष्ट्रव्यापी नेटवर्क जरूर खड़ा कर पाए। सर हमारे सामने बैठे, हम नेटवर्क जरूर खड़ा कर पाए। आज 550 जिलों में और 5000 तहसीलों में हमारा नेटवर्क है, बामसेब का, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का, मूल निवासी संघ का, क्योंकि हम एक ही साथी हैं, एक ही घर के भाती है, एक ही घर के मेंबर हैं, और हम सबका मिला जुला जो नेटवर्क है वो तकरीबन 5 लाख से 6 लाख गांवों में है। ये भी सोच लेना। तो हम एक बड़ा काम ये कर सकते हैं। हम लोगों को राशन नहीं खिला सकते, गाड़ियां प्रोवाइड नहीं करवा सकते, 1 लाख ट्रैक्टर हम नहीं ला सकते,
लेकिन हम नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। जहां हमारा नेटवर्क है वहां हम संदेश दे करके वहां के लोगों को इस मूवमेंट के लिए खड़ा कर सकते हैं। यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। और ये मेरी मानने में यह है कि शायद मैं आप आकर के यहां ये बात आपको कह दी, ये मेरे लिए इस महापुरुष को सच्चा सैल्यूट और श्रद्धांजलि होगी उनके जन्मदिवस पर। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपका भी आना यहां पर सार्थक होगा। इसी के साथ आप सभी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, ध्यान से सुना, मुझे मान सम्मान दिया और जिस तरीके से मेरी बात को सुना है उसी तरीके से मानेंगे ऐसी उम्मीद और आशा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय मुल्लिवासी, जय भारत। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.